विश्वास हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है, भूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बच्चा है प्रभु, अपनी करुणा का दस्तूर बहा के कर दे पावन हमारे उम्र भगोरा। हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल हो, तेरी शक्ति हमें विश्वास विश्वास। Sit down. जब पढ़ लेना चाहिए तो लिख ले नेक्स्ट। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ऑन, या उसका यूज करा था हमने इन केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम पर डिफरेंट फैक्टर्स का अफेक्ट होता है या इफेक्ट होता है, वो हमने पढ़ लिया था। अब उसी में लिख ले नेक्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, अब ये जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है ये ऑलरेडी हम डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम इसके कर चुके हैं। और ये जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है मतलब ये है सारे फेज ट्रांजिशंस, और हमने पढ़ा था फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, सब ये मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर होते हैं। और बता मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम भी होता है। तो बता वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये हमें आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए क्वेश्चन में, तो लिख लें द इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम, the equilibrium in which the equilibrium in which physical state of a same substance changes without any chemical change, without any chemical change at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। मीन्स जो फिजिकल इक्विलिब्रियम में डेफिनेशन हमने लिखी, दोबारा पढ़े। हमने क्या लिखा? द इक्विलिब्रियम इन विच only physical state of same substance changes without any chemical change। अब पहले मीनिंग सुने यहाँ पर, जैसे बोल भाई ले, जैसे बोलो, ये लिखना नहीं, एग्जांपल अभी बोलूंगा तब लिखना। जैसे आइस वाटर इक्विलिब्रियम हो तो बता आइस वाटर में H2O सॉलिड, H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है। वाटर और वाटर वेपर्स इक्विलिब्रियम में हो, या आयोडीन सॉलिड और आयोडीन वेपर इक्विलिब्रियम में हो, तो बता यहां पर सबकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई ना, बट बता सब्सटेंस का फॉर्मूला चेंज हुआ क्या? तो हमने क्या लिखा है? सेम सब्सटेंस की ओनली फिजिकल स्टेट चेंज हो विदाउट एनी केमिकल चेंज। अब विदाउट एनी केमिकल चेंज का मतलब फॉर्मूला ना बदले उसका, तो बता फॉर्मूला सेम है उसका, ओनली फिजिकल स्टेट बदली। लेकिन लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड
प्रेशर। अब ये क्यों लिखा? अच्छा बता, कोई भी फिजिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें बता टेम्परेचर हमेशा जैसे आइस वाटर इक्विलिब्रियम होता है तो बता वो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पर होता है, या ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है 1 atm प्रेशर पर, ये सर्टेन टेम्परेचर टी एट 1 atm प्रेशर। मतलब बता टेम्परेचर प्रेशर वेरिएबल या कांस्टेंट? मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, उन पर होता है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम ओनली दो फैक्टर्स का ही इफेक्ट पड़ते हैं, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम में तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कंसंट्रेशन सबका पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ओनली दो का, प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि बता जो कांस्टेंट है उनको अगर मैं बदलूंगा तो इफेक्ट आएगा ना इक्विलिब्रियम पर, और बाकी को हम चेंज कर क्यों नहीं सकते? बिकॉज बता कैटलिस्ट हम लेते नहीं है, इनर्ट गैस हम मिलाते नहीं है, मोल चेंज होते नहीं है। बता मोल चेंज कहाँ हुए? बता इसका H2O सॉलिड का 1 मोल है तो लिक्विड का भी 1 मोल ही बनेगा ना, इसका भी 1 मोल है तो 1 मोल ही बनेगा। मतलब बता मोल चेंज नहीं होते तो कंसंट्रेशन भी नहीं बदलते हम इनकी। तो हम यहाँ पर क्या बदलते हैं? ओनली दो फैक्टर्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर। लिख लें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? अच्छा मुझे लास्ट क्लास से हमने जो पढ़ा था वही बता दो। अच्छा बता टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो यहां भी बता हीट ऑफ द सिस्टम वही रहेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। और बता हीट ऑफ द सिस्टम बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि बता वहां पर एक्सो एंडो ही चेक करना है फिर से। लिख लो, सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब लिखना नहीं, जो हम पढ़ चुके वही बहुत है, सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो तुम ही बता दो जो हमने लास्ट क्लास में कंक्लूजन पढ़े थे, बता टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहां शिफ्ट होता है? एंडोथर्मिक डायरेक्शन। और टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो बता वो हमें सेम सेम यहाँ पर, और यहाँ तो और फिक्स है। बता जो फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन होते हैं आर ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इनकी ऑलवेज एंडोथर्मिक होगी। सेकंड लिख ले, जिसका क्वेश्चन मेनली आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसका बस ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब मैं पढ़ाने के पहले एक चीज बोल रहा हूं, लेकिन कि जब भी अब प्रेशर का इफेक्ट हो तो ये ध्यान से पढ़ना कि उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का इफेक्ट पूछा है या फिजिकल इक्विलिब्रियम पर। क्यों? बिकॉज बता केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, मतलब प्रेशर बढ़ाते हो या प्रेशर बढ़ाते हो तो लेस मोल की तरफ शिफ्ट होता है, और प्रेशर कम करते हैं तो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। लेकिन यहां प्रेशर बढ़ाने या कम करने पर मोल तो बदलते ही नहीं है, तो उसकी तरह नहीं कर सकते, सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकता, क्योंकि बताइए मोल चेंज होते क्या है? इसका मैं 10 मोल ले लूंगा तो इसके 10 मोल बन जाएंगे, मतलब बता मोल तो चेंज होते ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में लेकिन होना ऑपोजिट चाहिए। तो बता प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां वॉल्यूम लेस हो। अब वॉल्यूम लेस की तरफ क्यों शिफ्ट होगा? बिकॉज द प्रेशर बढ़ाया तो उसका ऑपोजिट क्या है? वॉल्यूम लेस, कम होना। तो यहां पर कहां शिफ्ट हो जाएगा? वॉल्यूम लेस। और मोल क्यों नहीं देख रहा हूं, ये क्लियर सबको? बिकॉज द मोल तो चेंज होते ही नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? तो लिख लें, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम itself shifts, equilibrium itself shifts in that direction, itself shifts in that direction in which volume of volume of physical state of substance, volume of physical state of substance, volume of physical state of substance is less, is less, is less। तो बता यहां पर कहां शिफ्ट होगा?
एंड इट्स, उसमें कंटिन्यू लिख लो, एंड इट्स वाइस वर्सा, एंड इट्स वाइस वर्सा, एंड इट्स वाइस वर्सा। अब ये वाइस वर्सा क्यों लिखा? बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूं प्रेशर बढ़ाने पर लेस वॉल्यूम की तरफ जाता है, तो बता प्रेशर कम करने पर, तो बता उल्टा अपने आप सोच सकते हो। और यहाँ मोल क्यों चेक नहीं कर रहे, वो क्लियर है, बिकॉज मोल चेंज नहीं होते। और एक यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी हम सॉल्यूशंस में थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं। बस अब उन जो सॉल्यूशन में हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन से समझाई चीजें, उसको हम इक्विलिब्रियम की हेल्प से समझाएंगे। आंसर वही आने जो वहां पड़े, मतलब कोई नया नहीं पढ़ेंगे हम चीज, इसकी सब चीजें पढ़ चुके हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। और सबसे अच्छी चीज फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और सबसे ज्यादा बार जो इसका आज तक क्वेश्चन आया वो आया है आइस वाटर इक्विलिब्रियम, और ये अभी भी बहुत पूछते हैं, और इसको पूछ पूछ के वो बोर भी नहीं हुए। ठीक है, आइस वाटर फर्स्ट लिख लें क्वेश्चन। H2O सॉलिड, H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो, मतलब आइस वाटर इक्विलिब्रियम में हो। तो बता, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेम्परेचर का इफेक्ट बताएं, तो सबसे पहले चेक करते हो कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। तो बता H2O सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो एक्सो या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने का तो कंक्लूजन सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बता यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टुवर्ड्स लेस इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन या एंडोथर्मिक डायरेक्शन? एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो बता इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड लिख ले। तो बता फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बता फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो मुझे बता दे आइस इजीली मेल्ट होगा या डिफिकल्टी से? बोलो। ओके, बता आइस वाटर में ज्यादा कन्वर्ट होगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो बता मेल्टिंग ऑफ आइस अकर्स इजीली, मेल्टिंग ऑफ आइस अकर्स इजीली। तो बता हाई टेम्परेचर पर मेल्टिंग ऑफ आइस इजीली होती है ना, हाई टेम्परेचर पर मेल्टिंग ऑफ आइस इजीली होती है। अब लेकिन एक चीज सुनना ध्यान से, टेम्परेचर का क्वेश्चन जब भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम पर हो, टेम्परेचर का क्वेश्चन जब भी फिजिकल इक्विलिब्रियम पर हो, तुम्हें ये इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो जनरल लाइफ में देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वही टिक कर देना। अच्छा बता, सिंपल सा है, आइस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेल्ट होगा ना, उसके लिए इतना सारा क्यों करें हम? तो ये ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन फिजिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा आता है प्रेशर पर, क्योंकि उसको पता है कि अगर टेम्परेचर पूछा तो कोई ये नहीं करने वाला, डायरेक्ट बताओगे। और बताना भी है, हम क्यों करें सॉल्व, जो हमें पता बता उसी को तुम प्रूव कर रहे हैं इक्विलिब्रियम से। सेकंड लिख लें, प्रेशर बढ़ाने पर। अच्छा बता, प्रेशर बढ़ाओगे तो लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा ना, मतलब मुझे वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा इनका। अब बताओ आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है या वाटर का कम होता है? एक ही बात है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और वाटर का वॉल्यूम कम होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब आइस का वॉल्यूम ज्यादा, तभी तो इसकी डेंसिटी कम होती है, तभी तो आइस वाटर पर फ्लोट करता है ना। तो बताओ उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वजह से आइस का वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम। और इसी तरह से, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रुक जा सुन ले, इन जनरल बात करूं, आइस वाटर को छोड़ दूं, अगर मैं इस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को छोड़ दूं, तो जनरली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही कम होता है उसके लिक्विड के वॉल्यूम से। सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है उसके लिक्विड के वॉल्यूम से। क्यों? क्योंकि सॉलिड में बता इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो स्पेस ऑक्यूपाई सबसे कम। लिक्विड में कंपैरेटिवली वीकर, इसलिए ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन आइस में उल्टा होता है, बस आइस में वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड, और उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तुम पढ़ते ही वहां पर लिख लो। तो अब बता, प्रेशर बढ़ाओगे तो कहां जाएगा? टुवर्ड्स मोर वॉल्यूम या लेस वॉल्यूम?
टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम, और लेस वॉल्यूम बता बैकवर्ड डायरेक्शन में है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में? तो बता इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बता फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो मेल्टिंग ऑफ आइस इजीली होगी या डिफिकल्टी से? इजीली। तो मेल्टिंग ऑफ आइस अकर्स इजीली। तो मुझे बता दे मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये लिख लें। तो बता हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर इजीली होती है मेल्टिंग ऑफ आइस। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और सिंपल सा बता, जैसे हमने करना जो इफेक्ट बस एक ही तरह से चेक करोगे। टेम्परेचर का तो हमेशा एक्सो एंडोथर्मिक डायरेक्शन से, प्रेशर का लेस वॉल्यूम या मोर वॉल्यूम की तरह से। तो बता मीनिंग क्लियर सबको ये? अभी इसके बाद नेक्स्ट लिख लेना फिर। अब ये तुम बताना, वाटर जैसे हमने आइस वाटर इक्विलिब्रियम समझाया, सेम वैसे अब वाटर एंड वाटर वेपर्स इक्विलिब्रियम। और बता यहां भी देखो ओनली फॉर उसकी फिजिकल स्टेट बदल रही है ना, फॉर्मूला या कोई अच्छा केमिकल चेंज होने का मीनिंग होता है फॉर्मूला बदलना। वरना बता हमने जो लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन किए वहां पर भी फिजिकल स्टेट बदली थी, लेकिन वहां फॉर्मूले भी अलग थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट बदलने पर, इसलिए उसको केमिकल चेंज ही बोला। अब ये तुम बताओ यहां पर बता अभी भी ये मुझे बता दो जो प्रोसेस है ये एक्सो है या एंडोथर्मिक ही है? बता। अच्छा लिक्विड सुन ले, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, फिजिकल इक्विलिब्रियम में जब भी फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होती है तो वो रेट उनकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा नहीं बोलते हैं, वो प्रोसेस का नेम बोलते हैं। अच्छा बता जब लिक्विड वेपर में बदलेगा तो इसको वेपराइजेशन बोलोगे ना, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। अच्छा लेकिन बता जब वेपर्स लिक्विड में बदलेंगी तो कंडेंसेशन बोलेंगे। तो यहां पर अब बता टेम्परेचर का इफेक्ट बताएंगे तो सबसे पहले एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। अच्छा बता बैकवर्ड या फॉरवर्ड? होगी वेपराइजेशन भी एंडोथर्मिक तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा बता फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर डिफिकल्टी से या इजीली? लिख लो। तो बता वेपराइजेशन ऑफ वाटर अकर्स इजीली। तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर अकर्स इजीली। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपराइजेशन, और वैसे ही बता ऑब्वियस हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं ना, मतलब जितना टेम्परेचर तुम ज्यादा बढ़ाते हो उतना जल्दी बॉइल होता है वाटर, तो वही चीज है। इसलिए हमने बोला टेम्परेचर का क्वेश्चन तो जो हम जनरल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वही करना। प्रेशर का इफेक्ट बताना है तो बता प्रेशर के लिए क्या चेक करोगे, मोर वॉल्यूम या लेस वॉल्यूम? तो बता अब वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर्स, अच्छा वेपर्स का वॉल्यूम तो गैस का तो हमेशा लिक्विड सॉलिड दोनों से ज्यादा ही होता है हमेशा। तो बता यहां पर मोर वॉल्यूम किसका होगा, वाटर का या वाटर वेपर्स का? वाटर वेपर्स का। और लेस वॉल्यूम वाटर का। तो बता प्रेशर बढ़ाओगे तो अब के बता इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में? बोलो। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और बता बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो मुझे बता दो अब के बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो बता वाटर का वेपराइजेशन इजीली या वेपर्स का कंडेंसेशन इजीली? बोलो। कंडेंसेशन इजीली। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स अकर्स इजीली। तो मुझे बता दो यहां पर, सुन ले रुक जाओ।
मतलब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? बोलो, बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? अच्छा करो, बता दिया तुमने मुझे। लिखिए, अब सुन लो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन मैंने बोला, ये सब क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये सब हम सॉल्यूशंस में कर चुके हैं। अच्छा हमने बता, वहां पे सुन लो, रुक जाओ, इसको समझना ध्यान से। प्रेशर का इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर होता है जब बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां ये डेफिनेशन पढ़ते थे, लेकिन मतलब वहां भी हमने बोला था कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, वो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। या तुम बचपन से क्वेश्चन कर रहे हो कि कहीं पर वाटर जल्दी बॉईल होता है, कहीं पर देर से बॉईल होता है, और देर से बॉईल होने का रीजन हर बार बताते हो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही है यहाँ पर। अब मैं तुमसे पूछा, सुनना ध्यान से। अच्छा, जब मैं प्रेशर का इफेक्ट बताऊंगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा ना? अरे बोलो, टेम्परेचर तो अभी सपोज मैं बोल रहा हूं हमने प्रेशर जब नहीं बढ़ाया अभी प्रेशर नहीं बढ़ाया हमने, तो बता बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होता है इस पर? 1 एटीएम प्रेशर। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस या 1 एटीएम प्रेशर रहेगा तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होगा। लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब 1 एटीएम से ज्यादा करते हैं, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब भी क्या मैथमेटिकली कि 1 एटीएम से ज्यादा कर दें, और 1 एटीएम ज्यादा कर देंगे तो बता ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा ना? और बैकवर्ड आएगा तो बता टेम्परेचर तो तुमने बदला नहीं, टेम्परेचर तो वही 100 था ना अभी भी, लेकिन बैकवर्ड आ गया तो बता ये वाटर बॉईल होगा या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बता अब वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट कहां रहा? अब तो वो फॉर्म ज्यादा हो रहा है वाटर, वेपर बदलने की जगह वेपर कंडेंस्ड हो रही है ज्यादा। तो बता अगर मुझे अब इस प्रेशर पर जो बढ़ा दिया हमने उस पर बॉईल करवाना है तो बताइए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड भेजना पड़ेगा ना? और फॉरवर्ड भेजने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट पहले जितना आएगा या पहले से ज्यादा होएगा? तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो मुझे बता दो वेपराइजेशन ऑफ वाटर के लिए फेवरेबल कंडीशंस, वेपराइजेशन ऑफ वाटर इजीली हो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर होगा तभी तो फॉरवर्ड जाएगा ना, तो इजीली होगा। लिख लें। थर्ड एक और जो हम पढ़ चुके हैं फिर से सॉल्यूशंस चैप्टर में ही, मतलब लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ में बता हमने क्या बताया था? प्रेशर का इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर बताया था ना? हमने फॉर्मूले में उसको बस मैथमेटिकली बताया था कि मास प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डिसॉल्व गैस का मास या प्रेशर इक्वल्स टू, फॉर्मूला पढ़ते थे KH इनटू ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और KH हेनरीज कांस्टेंट। तो बता वो सब हम अब इसको थियोरेटिकली बताएंगे। मतलब हमने बोला इसमें कोई नई चीज नहीं पढ़ने वाले हम, जो हम पढ़ चुके हैं उनको मैं समराइज कर रहा हूं बस एक तरह से, जो अलग अलग जगह पढ़ा वो हम एक साथ बता रहे हैं। अब ये लिख लिया, इसके बाद लिख लेना सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, solubility of gases in water, solubility of gases in water। ये लिख ले पहले बोर्ड पर से,
तो सॉलिबिलिटी ऑफ, ये लिख ले जो बोर्ड पर इसमें डायग्राम बना है, तो बताया सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। अब ये समझना ध्यान से, इसमें सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। अब इस पर हमें बताना है कि इसको यूज कैसे करेंगे थियोरेटिकली, जो हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा उसको बस मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं। तो यहां पर हम ले रहे हैं इन अ वेसल फिटेड विद पिस्टन, और उसमें वाटर लिया, और जिस गैस की सॉलिबिलिटी लानी है उस गैस को फिल करा। अच्छा, गैस को तो खाली जगह मिलेगी तो वाटर के ऊपर रहेगी वो तो। अच्छा बता, जब गैस यहां पर वाटर, ये रैंडम मूवमेंट करेगी नहीं इन ऑल द डायरेक्शंस, और रैंडम मूवमेंट करेगी तो बता वाटर से टकराएगी, और वाटर से टकराएगी तो कुछ पार्ट गैस का सॉल्युबल होता जाएगा ना, बोलो। तो यहां पर क्या होगा? अच्छा बता, जो गैस वाटर में सॉल्युबल होती जाएगी, बता वो गैसियस स्टेट में रहेगी या गैस का एक्वस सॉल्यूशन बना लेगी? एक्वस सॉल्यूशन बना लेगी। मतलब बता, मैं इसको रिएक्शन की फॉर्म में शो करूं तो होगा क्या? गैस जो वाटर में डिसॉल्व होती जाती है वो गैस का एक्वस सॉल्यूशन बनाती जाती है। और बता, जो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगी, ध्यान से बताना, बता जो गैस डिसॉल्व नहीं हुई वो तो गैसियस स्टेट में ही रहेगी ना, लेकिन बता जो वाटर में डिसॉल्व होती जाएगी वो गैसियस स्टेट में रहेगी या एक्वस सॉल्यूशन बनाएगी? और बता, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वो गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में आ जाएगी? लिक्विड फेज में आ जाएगी ना वो, एक तरह से अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाएगी। तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या बोलोगे एक्वस सॉल्यूशन की? लिक्विड बोलोगे। तो बता, एक तरह से फिजिकल इक्विलिब्रियम ही हो रहा है ना, गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम ही तो है ना, उल्टा है जो हमने अभी पढ़ा सेकंड वाला, लिक्विड गैस था, ये गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम है। लेकिन बता, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुई केमिकल, इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया है, बस गैस वाटर में डिसॉल्व होकर अपना एक्वस सॉल्यूशन बना रही है। तो यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, धीरे धीरे सबको पता है, जब हम कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होता है तो इनिशियली डिसॉल्व होता जाता है, आफ्टर सम टाइम एक स्टेज ऐसी आती है जब उसका डिसोल्यूशन रुक जाता है, और उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम? सैचुरेशन स्टेज। और सैचुरेशन स्टेज आने पर जितना पार्ट डिसॉल्व हो गया वही सॉलिबिलिटी होती है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हो जो सॉल्यूशन मिलता है उसको। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने पर क्यों किसी भी सब्सटेंस का डिसोल्यूशन रुक जाता है? उसका एग्जैक्ट रीजन कि जो डिसॉल्व हो गई गैस और जो अनडिसॉल्व रह गई, जितना डिसॉल्व होनी थी वो हो चुकी, जो अनडिसॉल्व रहनी थी वो रह चुकी, और इन दोनों में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। मतलब यहां पर जो डिसॉल्व गैस थी वो डिसॉल्व हो चुकी, जो अनडिसॉल्व रहना था वो रह चुकी, और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो गैस वाटर में डिसॉल्व हो गई उस गैस को बता डिसॉल्व्ड गैस इन वाटर बोले या अनडिसॉल्व? मतलब बता, ये गैस का डिसॉल्व पार्ट हो गया ना, और जो डिसॉल्व नहीं हो पाई बता वो डिसॉल्व पार्ट या अनडिसॉल्व पार्ट? अनडिसॉल्व पार्ट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ध्यान सुनना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग, यही चीज हम आयनिक इक्विलिब्रियम में दोबारा मैं समझाऊंगा वहां पर, लेकिन थोड़ा बहुत यहां से ध्यान होगा तो जल्दी समझ में आएगा वो, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का वो सॉल्यूशन होता है जिसमें उसका अनडिसॉल्व पार्ट और डिसॉल्व पार्ट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इक्विलिब्रियम पर आ गया तो बता रेट ऑफ डिसॉल्व होना और अनडिसॉल्व होने की रेट इक्वल हो जाएगी, तो सब चीजें कांस्टेंट होंगी ना, तभी तो बता सॉलिबिलिटी की वैल्यू फिक्स बोलते हो तुम, तो वो भी कब बोलते हो? एट इक्विलिब्रियम ही बोलते हो। अब ये थियोरेटिकली हमने यूज करना है, न्यूमेरिकली तो हम हेनरीज लॉ में कर चुके, अब थियोरेटिकली हमें फिर से वही बताना जो वहां पढ़ा, आंसर भी वही आएंगे जो पढ़ चुके, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट। अब टेम्परेचर का बताना है तो आंसर तो पता है कि एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन पहले डिसोल्यूशन ऑफ गैस, ये तुमसे पूछा, मैं पढ़ चुके हैं अभी, हम इसलिए पूछा। बताइए, ये जो गैस का डिसोल्यूशन इन वाटर है, बताओ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक? वेरी गुड, क्यों?
मतलब अभी हमने पढ़ा ना, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है ना, मतलब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक, तो ये उसका उल्टा ही तो है ना, मतलब गैस लिक्विड। इसका रीजन भी ध्यान रखना, वो लिखा हुआ मिलेगा हमेशा कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो उसका रीजन क्या बता, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का रिवर्स प्रोसेस है ना ये। तो बता ये प्रोसेस क्या होगा, एंडो या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो बता बैकवर्ड क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी ना। तो लिख लो अब तो बस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बता कहाँ जाएगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। लेकिन बता आपके एंडोथर्मिक डायरेक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। तो बता बैकवर्ड जाएगा तो बता यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बैकवर्ड जाएगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा बता बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मीनिंग क्या है, कि जो डिसॉल्व गैस थी वही बाहर निकलेगी ना वाटर में से। तो बता अनडिसॉल्व पार्ट बढ़ेगा या डिसॉल्व पार्ट? और बता अनडिसॉल्व पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी या कम होगी? बोलो। अनडिसॉल्व पार्ट ऑफ गैस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी। मतलब बता टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। और बता यही चीज हमने वहां हेनरीज कांस्टेंट से बताई थी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरीज कांस्टेंट KH बढ़ता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती है। या डायरेक्ट सोचो, सिंपल सा सुन लो, डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूं टेम्परेचर का वो भी ध्यान रखना, बोर्ड पर देख ले। बताइए वहां भी बताया था हमने सेम। अच्छा बता, जब इक्विलिब्रियम था तो गैस का अमाउंट सॉल्युबल था ना वाटर में लेकिन बता जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ज्यादा किसकी बढ़ेगी, गैस की जो वाटर में डिसॉल्व है। तो बता उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो गैस वाटर में रहेगी या बाहर निकलेगी? अब बाहर निकलेगी तो अनडिसॉल्व पार्ट ही तो बढ़ेगा ना गैस का, तो सॉलिबिलिटी कम। तो प्रेशर बढ़ाने पर लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा। अच्छा अब यहां पर मुझे बता दो, लेस वॉल्यूम किसका, अनडिसॉल्व गैस का या डिसॉल्व गैस का? बता डिसॉल्व गैस तो लिक्विड है ना, तो लिक्विड का तो वॉल्यूम गैस से कम ही होता है। तो बता डिसॉल्व पार्ट का वॉल्यूम लिक्विड होने की वजह से लेस वॉल्यूम, अनडिसॉल्व गैस का गैसियस स्टेट की वजह से वॉल्यूम ज्यादा। तो बता ये बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड? बोलो फॉरवर्ड। और इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगा तो अनडिसॉल्व पार्ट ऑफ गैस बढ़ेगा आपके, या प्रेशर बढ़ाने पर डिसॉल्व पार्ट ऑफ गैस बढ़ेगा? बोलो। और डिसॉल्व पार्ट ऑफ गैस बढ़ेगा तो बता सॉल्युबल ज्यादा होगी गैस या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। तो बता सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम या बढ़ती है? तो बता वहां तो वैसे भी हमने पढ़ा है कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और तुम खुद सिंपल सा भी सोचो, मतलब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस पर प्रेशर बढ़ेगा, तो बता वो वाटर से ज्यादा टकराएगी ना, और ज्यादा टकराएगी तो डिसॉल्व भी ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो बता मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए फेवरेबल कंडीशंस, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो सिंपल सा, तो बता फिजिकल इक्विलिब्रियम का यूज कर सकते हो। सिंपल सा मीनिंग क्लियर है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाने पर या वॉल्यूम या प्रेशर बढ़ाने पर लेस वॉल्यूम की तरफ। तो बता समरी में बोलूं, तीन तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े में लिख ले। बता सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग ऑफ वॉट आइस इजीली होती है, और सबका आंसर लेकिन लाए तो एक ही तरह से बस। और प्रेशर का ध्यान रखना बस तुम्हें फिजिकल इक्विलिब्रियम की लेस वॉल्यूम की तरफ, बाकी टेम्परेचर का तो सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम ही कर रहे हो, ठीक है।
अब देख लें इसमें से। तो रिएक्शन कोशेंट क्यू, अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बस जो हमने पढ़ने, मेन हमारा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया बस ये। लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम बता रहे हैं इन पर क्वेश्चन कंपटीशन में आते, लिख लेना नेक्स्ट रिएक्शन कोशेंट क्यू, और यहां तक लिख लो। अच्छा, तुमने ध्यान से देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यू को लिखने का वे जो है या एक्सप्रेशन दोनों का डिफरेंट है क्या? मतलब दोनों का एक्सप्रेशन सेम लिख रहे हो ना, लिखने में कोई डिफरेंस नहीं है। बता, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक्टिव मास, और एक्टिव मास बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि एक्टिव मास बता कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर कुछ भी हो सकता है। तो एक्टिव मास क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक्टिव मास रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्यू में भी वही लिखा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक्टिव मास रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और ये दोनों यहां भी मेनली गैसेस को ही यूज करेंगे, मतलब सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स को यूज करोगे क्या? तो यहां भी यूज नहीं करेंगे, क्यू में भी। दोनों को कैलकुलेट करने का वे एग्जैक्टली सेम है। और इस क्यू को तो बता, हम ऑलरेडी ये भी बहुत पढ़ चुके, नर्स्ट इक्वेशन में सबसे ज्यादा काम भी ये लिया था। मतलब मेन फॉर्मूला जो था नर्स्ट इक्वेशन का ईएमएफ सेल, उसमें नेचुरल लॉ क्यू ही तो लिखते हो, तो बता वो क्यू ही पढ़ते थे। अब लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, कैलकुलेट करने का वे भी सेम है, और मास लगा के बोलोगे तो सब पता चलता है। तो ये मत सोचो कि मास लगा के तुम बातें करोगे हंसोगे पता नहीं चलेगा। इधर देखो ध्यान से, सुधर जाओ। हो गया, अब पढ़ लो, अच्छा लग रहा है ना, पढ़ो। अब ध्यान से देख ले, अब ध्यान से देख लो। तो इसको यूज करना, ये छोटा सा टॉपिक है रिएक्शन कोशेंट, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ इसके क्वेश्चन एम्स वालों को पहले बहुत अच्छे लगते, तो रीजन बताऊं आगे। दूसरा, ये सेम टॉपिक हम आयनिक इक्विलिब्रियम में दोबारा पढ़ेंगे, बस नाम होगा आयनिक प्रोडक्ट, होगा यही आयनिक प्रोडक्ट ही होगा। सुन ले, यहां पर आयनिक प्रोडक्ट होगा, और लेकिन वहां पर भी उसके क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज्यादा, अगर उस पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा आयनिक प्रोडक्ट के क्वेश्चन आए, और वो सारा जो हम यहां पढ़ रहे हैं एक एक पॉइंट वही रिपीट करना। एनसीईआरटी में तो आयनिक प्रोडक्ट लिखा ही नहीं होगा, उसका नाम यही लिखा होगा रिएक्शन कोशेंट। ओके, है एक ही दोनों, लेकिन अभी बस यहां पर समझ रहे हैं। तो बता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख भी लेना साथ में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता, इसमें जो कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर होते हैं, मतलब ये किसी भी कंडीशन में डिफाइंड होते हैं या ओनली एट इक्विलिब्रियम। तो बता, जो के है इसको ओनली एट इक्विलिब्रियम ही कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस इसका कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो क्यू है इसको हम किसी भी कंडीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब चाहे इक्विलिब्रियम हो
या बिफोर इक्विलिब्रियम हो या आफ्टर इक्विलिब्रियम हो, मतलब किसी भी कंडीशन में, मतलब एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तभी तो बता हमने नर्स्ट इक्वेशन में क्यू को लिखा था ना, क्योंकि बता नर्स्ट इक्वेशन ओनली एट इक्विलिब्रियम नहीं करते यूज, कभी भी कर लेते यूज उसको, तो इसीलिए क्यू को यूज करा था वहां, डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। दूसरा, जब इसको एट एनी स्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसी भी टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है, किसी भी टाइम पर जो पार्शियल प्रेशर होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का या टेम्परेचर होता है, उसको चेंज करने पर चेंज हो जाता है। तो Q की जो वैल्यू होती है ये कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर सब पर डिपेंड करता है, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तभी तो बता इसको हर बार ओनली एट इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं, जबकि इसको किसी भी स्टेज पर कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका डिफाइन करने का यूज क्या है, क्यों डिफाइन करा हमने इसको? बिकॉज ध्यान सुनना, हमें दोनों को कैलकुलेट करने का वे सेम है, लेकिन अब मैं चीज बोल रहा हूं, ये जो रिएक्शन क्वोशिएंट है ये एम्स वालों को अच्छा लगता था, मैंने बोला उसका रीजन क्यों? उसका रीजन है बिकॉज इसका क्वेश्चन आज तक जब भी कंपटीशन में आया उन्होंने कभी नहीं लिखा कि फाइंड रिएक्शन क्वोशिएंट। तुम्हें इसका यूज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। पता चल गया तो बहुत छोटा क्वेश्चन, वरना सोचते रहो कि कैसे लाएं, वो बताऊंगा उन्हें क्या लगेगा। अगर तुम्हें याद नहीं है रिएक्शन क्वोशिएंट तो लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में, लाइन जो मैं लिखवा रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ क्यू, with the help of Q, with the help of Q, we can predict direction of reaction. We can predict direction of reaction at any instant, or time of reaction, at any instant or time of reaction by the comparison of its value, by the comparison of its value with given value of k in the question, with given value of k in the question, with given value of k in the question। अब दोबारा पढ़ो इसको, क्या लिखा है? with the help of q we can predict direction of reaction at any instant or time of reaction। इसको ऑनलाइन कर लो, predict direction of reaction at any instant, इसको ऑनलाइन कर लो। मींस इसका यूज क्या है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करवाएगा वो हमसे एट एनी इंस्टेंट। अब मैं पहले क्वेश्चन बोल रहा हूं जिससे इसका मीनिंग समझ में आएगा। बोल पर देख ले, जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा एट, ये रिएक्शन लिख दी, N2 + 3H2 gives 2NH3, इसका Kc या Kp खुद क्वेश्चन देगा, इसलिए लास्ट में पढ़ो, लिखा भी हमने गिवन वैल्यू ऑफ K इन द क्वेश्चन, मतलब हमें K कैलकुलेट नहीं करना है यहां पर, वो खुद देगा क्वेश्चन में K और बोलेगा एट एनी टाइम। पार्शियल प्रेशर दे दूं सपोज, इसका ABC कुछ भी वैल्यू दे दी, पार्शियल प्रेशर दे दिया, Kp दे दूंगा, तो बता तुम Q कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर, सेम वैसे ही Q की वैल्यू लाओगे तो उसको कंपेयर करोगे K से कि उसकी वैल्यू Q की वैल्यू कैलकुलेट करके जो तुम लाए वो K के इक्वल आई या ज्यादा आई या कम आई। मतलब तीन तरह की आ सकती है वैल्यू K के रेस्पेक्ट में, क्योंकि K तो फिक्स है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो K तो फिक्स हो गया जो क्वेश्चन ने दी है तुम्हें। अब तुम्हें क्या लाना, खाली Q और उसकी वैल्यू का कंपैरिजन करना है। अब तुम ही बता दो, ये तो बहुत बार यूज कर चुके हैं, अगर बताओ Q की वैल्यू कैलकुलेट करने पर गिवन वैल्यू ऑफ K के इक्वल आ गई तो इसका क्या मीनिंग है?
कि तुम दोनों में सेम कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पुट कर रहे हो, क्योंकि सेम पुट करोगे तभी तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और बता ये तो ओनली एट इक्विलिब्रियम होता है, तो उसको भी इक्विलिब्रियम पर ही होना पड़ेगा तभी दोनों सेम आएंगे। तो बता रिएक्शन कहां हो जाएगी, इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये मीनिंग क्लियर सबको। लेकिन बोल पर पहले Q की वैल्यू समझना, और एक चीज ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन पर बेस्ड है, ली शैटलेस प्रिंसिपल नहीं बता रहा है ये। Q की वैल्यू कैलकुलेट करने पर ज्यादा आई K से, तो इसका मतलब सिंपल सा, मतलब Q की वैल्यू ज्यादा कब आ सकती है कि जो यहां तुम कंसंट्रेशन पुट कर रहे थे प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की उनसे ज्यादा और कम है। अच्छा, Q की वैल्यू ज्यादा होना क्या शो कर रहा है कि उस टाइम पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है साथ में रिएक्टेंट कम है। और बता प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी K की इक्विलिब्रियम वाली से, तभी तो ज्यादा आएगी ना वैल्यू। और सिंपल सा लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर किसी टाइम पर ज्यादा है मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है उस टाइम। अब बता रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है तो बैकवर्ड ही होगी ना, मतलब ये ऑपोजिट नहीं बताता इफेक्ट, कुछ भी जो है वही बताएगा, क्योंकि ये तो पूछ रहा है कि उस टाइम पर कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। तो बता रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम है, तो जो ज्यादा है वही डायरेक्शन में रेट ज्यादा होगी। तो बता बैकवर्ड या फॉरवर्ड, तो लिख बोलो बैकवर्ड, तो रिएक्शन अकर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा बैकवर्ड डायरेक्शन को मैं राइट टू लेफ्ट मूव हो रही है ये भी बोल सकता हूं, बता राइट टू लेफ्ट ही तो हो रही है बैकवर्ड, लिख लो। तो बता रिएक्शन अकर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बता Q लेस देन K हो तो, और Q लेस देन K होना मतलब क्या है, प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है, और प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज्यादा, तो बता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो, और फॉरवर्ड ज्यादा तो किधर हो जाएगा फॉरवर्ड। तो रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपल सा बता यहां पर यूज कर सकते हो। तो Q की वैल्यू बस तुम्हें कैलकुलेट करनी है और गिवन वैल्यू ऑफ K से उसका कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने पर Q और K की वैल्यू इक्वल आई तो पता चल जाएगा कि उस डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम पर है, दोनों डायरेक्शन में इक्वल रेट से हो रही है। लेकिन अगर Q ग्रेटर देन K आए तो पता चल गया बैकवर्ड ज्यादा हो रही है फॉरवर्ड कम हो रही है, और Q लेस देन K आया तो फॉरवर्ड ज्यादा हो रही है बैकवर्ड कम हो रही है। लेकिन हम तो नेट डायरेक्शन की बात करते हैं, इसलिए नेट डायरेक्शन तो फॉरवर्ड ज्यादा या बैकवर्ड ज्यादा। तो बताइए चीज, अब मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें रिएक्शन कॉशेंट का क्वेश्चन होगा, मैं तुम्हें ये ढूंढना है क्वेश्चन में कि वो पूछेगा रिएक्शन, और ऑप्शन में लिखता मैक्सिमम टाइम, तो क्वेश्चन की मेन लैंग्वेज में नहीं लिखता कि डायरेक्शन बताओ, वो लिख देगा कंसंट्रेशन है देन। अब तुम ऑप्शन पढ़ो कि रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा हो, प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा हो, तो समझ में आए कि क्यों पूछ रहा है। तो क्वेश्चन लिख ले जिससे क्लियर हो जाएगा, लैंग्वेज लिख ले। इन द रिएक्शन बोर्ड पर लिख लें, N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3, Kc is equals to 10, Kc is equals to 10 at a particular instant, at a particular instant, at a particular instant, the concentrations of N2, H2 and NH3 are
N2H2 and NH3R. बोर्ड पर लिख लें 0.1, 0.2 and 0.3 m respectively. 0.1, 0.2 m and 0.3 m respectively. Predict in which direction the reaction will proceed. In which direction the reaction will proceed. अच्छा मुझे बता दो पहले तो ये जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो ये कौन सी टॉपिक का है? और अभी तुम क्लास के बाहर जाओगे। अब बता इस क्वेश्चन में बता ये कौन सी टॉपिक का है? अभी साथ में पढ़ रहे हो सबको बता दो, तो पढ़ा तक भी नहीं कि क्यों का है या नहीं। और उसमें लैंग्वेज में पढ़ो क्या लिखा है, प्रेडिक्ट इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछ रहा, कहीं नहीं लिखा कि ये क्यू का क्वेश्चन है। अब बता उसने तुम्हें क्या दे रखा है, केसी दिया है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछा इसलिए ओनली क्यू का है और किसी टॉपिक का क्यों नहीं, क्योंकि उसने पूछा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो बता क्यू की वैल्यू लाओगे तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो बता इन सब की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम लिखी है उसने, पढ़ो उसने एट अ पर्टिकुलर टाइम बोला है। तो वैल्यू पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, क्यू की वैल्यू लाओगे, वैल्यू आएगी 112.5। अब बता ये जो 112.5 आई बता ये ग्रेटर देन केसी आई ना। अब बता ग्रेटर देन केसी मतलब क्या हो गया, रिएक्शन कहां हो रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हो रही है। तो बता राइट टू लेफ्ट हो रही है, ये भी लिख लेना क्योंकि ये भी ऑप्शन देता है। तो राइट टू लेफ्ट हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। अब एक चीज सुनना, अगर ये तुम्हें मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि याद आ गया तो बहुत अच्छी, छोटा सा क्वेश्चन क्योंकि एज इट इज पुट करनी है वैल्यू, कोई एक्स की टर्म में नहीं लिखना। लेकिन याद नहीं आया कि ये क्यू का क्वेश्चन तो क्या लगेगा, फिर तुम्हें लगेगा कि केसी दिया है तो तुम केसी का एक्सप्रेशन लिख लोगे, और केसी का एक्सप्रेशन लिख लिया तो फिर तुम्हें लगेगा केसी भी दिया है, अमोनिया कंसंट्रेशन भी दी, नाइट्रोजन भी दिया, हाइड्रोजन भी दिए, अब बची नहीं लाए क्या, कुछ भी नहीं बचा लाने के लिए। तो फिर ये ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चंस हो तो उसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लिखा हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिनको अभी हंसी आ रही है बाद में, और ये बोलो ये छोटा सा क्वेश्चन आता है ना, आधे स्टूडेंट छोड़कर आते हैं क्योंकि याद भी तो आया हमें, ये टॉपिक पढ़ लिया हमने। तो बता याद रखोगे तुम तो। अब लिख ले नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। अब ये जो मैं फॉर्मूला या रिलेशन बता रहा हूं ये वैसे हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आ चुके तो हमें आना चाहिए। और यहां पर पढ़ो हेडिंग में लिखा अल्फा, तो हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो हमने बहुत यूज करा इस चैप्टर में। लेकिन ये वेपर डेंसिटी ये ज्यादा तुम यूज करते हो मोल कंसेप्ट में, लेकिन वेपर डेंसिटी का नेम ही बता रहा है। अच्छा था जो सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हीं की होगी ना वेपर डेंसिटी। मतलब बताइए नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की होती है या ओनली वॉलेटाइल की, ओनली वॉलेटाइल सब्सटेंस की होती है। तो अब इसका यूज तुम्हें ध्यान होगा, मैं सबको एक बता दो, अगर तुम्हें किसी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी पता हो तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर वेट ला सकते हो, कैसे लाते हो,
डबल ऑफ वेपर डेंसिटी डेरिवेशन मोल कंसेप्ट में पढ़ना, बट अभी ध्यान रखो मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सब्सटेंस का वो होता है लेकिन वॉलेटाइल होना चाहिए। तो लिख भी लो, यहां भी इसका यूज हम सबसे ज्यादा इसी में करेंगे। किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है। कैसे आता है वहां डेरिवेशन पढ़ते हैं, बट अभी ध्यान रख लो। अच्छा, ये जो वेपर डेंसिटी होती है ये खुद क्या होती है वो भी बताओ मैं, तो मुझे बता दो ये डेंसिटी ऑफ गैस होती है या रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है। और ये फिक्स है, ये ध्यान रखना, ये रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस ही होती है। मतलब बताइए एक्चुअल डेंसिटी है या रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन किसके रिलेटिव? हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के। और जिस गैस की वेपर डेंसिटी लानी है और जो हाइड्रोजन गैस है, लेकिन कंडीशन दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पर होनी चाहिए, दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पर। लेकिन अभी क्या इसके लिए यहां पर ये जो हमारे सिलेबस में मैं अभी 3 फॉर्मूले लिखूंगा, लिख लो और लिख के सुन लो कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारे सिलेबस में जो या एप्लीकेबल होता है ये ओनली सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शंस के लिए ही होता है। सिंगल रिएक्टेंट इसलिए बता, रिएक्टेंट ए ही बी और सी में ब्रेक हो रहा है ना, अब ब्रेक हो रहा है मतलब डिसोसिएशन प्रोसेस है ये। और यहां पर N1 N2 N3 क्या है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इस फॉर्मूले में डेरिवेशन कोई हमारे काम का है नहीं, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद रखने। और इसके 3 एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें से फर्स्ट सेकंड जो है ये वेपर डेंसिटी वाले हैं, थर्ड वाला मॉलिक्यूलर वेट वाला है। थर्ड कैसे लाते हो बता दूंगा मैं भी, लेकिन ये 2 हमें याद रखने, लिख लें। अब ये डायरेक्ट हमें ध्यान रखना सिंपल सा, और इसमें ये जो कैपिटल डी या डी टी है ये सेम है, स्मॉल डी या डी ओ सेम है। N1 तो बता इस फॉर्मूले में क्या है? स्टाइक, लिख भी लें साथ में। N1 क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जिस रिएक्टेंट का डिसोसिएशन हो रहा है उसी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। डेल्टा एन तो हमेशा की तरह क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये कैपिटल डी या डी टी, और ये टी यहां शो कर, क्या शो कर रहा है वो सब हमें मीनिंग। अब ये कैपिटल डी या डी टी या स्मॉल डी या डी ओ, इनका मीनिंग क्या है, नेम क्या है इनके? ये अलग अलग नेम हो सकते हैं, तो पहले ओनली लिखना कैपिटल डी और डी टी, इनका मीनिंग क्या है, नेम क्या है। तो क्वेश्चन में हमें इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कैपिटल डी या डी टी को। लिख लें कैपिटल डी और डी टी। थियोरेटिकल नेम लिख लें इसके, इसके अलग अलग नेम जो बता हो सकते हैं, मिलेंगे क्वेश्चन में, कुछ भी एक मिल जाएगा उनमें से। थियोरेटिकल और नॉर्मल, थियोरेटिकल और नॉर्मल, और थियोरेटिकल और नॉर्मल, और एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर vapor density of reactant, vapor density of reactant,
वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो लास्ट में लिखा ना वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, इसको ध्यान रखना, ये बाकी सब इसका मीन तुम्हें ध्यान रहेगा, उसको लाइन कर लो, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं तुमसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुन ले। मतलब तुम्हें अगर मैं इस रिएक्टेंट ए का फॉर्मूला बता दूं, जैसे अभी PCl5 लिखना नहीं है, PCl5 ये रिएक्शन है, तो बता ये dt क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट है ना। मतलब ये बता किसकी होगी वेपर डेंसिटी, PCl5 की, रिएक्टेंट तो यही है ना इस रिएक्शन का, तो PCl5 का। अब मुझे बता ये कैपिटल D या dt ये हर बार तुम लाओगे, वो देगा नहीं, क्यों, क्योंकि तुम ला सकते हो उसको। मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो ले आओगे ना सम ऑफ एटॉमिक मासेस से, और बता मॉलिक्यूलर वेट का हाफ कर दोगे तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी ना थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल बोला ही क्यों, क्योंकि हम सम ऑफ एटॉमिक मासेस से थियोरेटिकली ला रहे हैं। कोई एक्सपेरिमेंट किया क्या इसके लिए, तो यहां पर, और ये जो मैं अभी लिखवाऊंगा आगे, MT जो होता है ये थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट होता है, मतलब रिएक्टेंट का ही होता है। तो बता MT तुम्हें पता चल जाए तो उसका हाफ कर दोगे तो बता DT आ जाएगा ना। बोलो, इसी रिलेशन को यूज करके कर रहे हैं। वेपर डेंसिटी क्या होगी थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 कर दोगे, लिख ले साथ में MT/2। मीनिंग मैं भी आगे लिखवा दूंगा, MT/2। अब स्मॉल d या DO, इसका मीनिंग क्या लिख लें, स्मॉल d या DO, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल और एट हाई टेम्परेचर और एट इक्विलिब्रियम, एट हाई टेम्परेचर और एट इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, एट इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब ये जो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, इसको लाइन कर लो, वो इसके बाकी नेम्स का मीनिंग समझाएगा। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, इसको अलग अलग नेम जो हमने लिखे वो क्यों लिखे। अच्छा पहली चीज तो अगर मैं तुमसे बोलूं इनिशियल वेपर डेंसिटी, तो बता इनिशियल वेपर डेंसिटी dt होगी या DO, बता इनिशियली रिएक्टेंट ही होता है ना ओनली, बोलो, तो बता रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी इनिशियल बोल सकता हूं ना, तो ये dt है। लेकिन बता जब इसका डिसोसिएशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा पहले, इसलिए पढ़ो एट हाई टेम्परेचर लिखा हमने उसमें, मतलब रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर जो वेपर डेंसिटी होगी वो क्या होगी, DO। अच्छा बता जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर चीज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करोगे ना, इसलिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बोला इसको थर्ड नेम। अच्छा जब डिसोसिएशन होगा तो इक्विलिब्रियम आएगा आफ्टर सम टाइम, और इक्विलिब्रियम पर बता ओनली A होगा, B होगा या ABC तीनों का मिक्सचर होगा, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगी ना। फिर ये समझ में आया मीनिंग, इसको वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अलग अलग क्यों बोला, लिख ले थर्ड में MT का मीनिंग लिख ले, MT theoretical molecular weight of mixture, MT theoretical molecular weight of mixture, sorry molecular weight of reactant, theoretical molecular weight of reactant, theoretical molecular weight of reactant। तो बताओ रिएक्टेंट का ही मॉलिक्यूलर वेट का हाफ करके dt लाए थे, MO, इसका मीनिंग लिख लें ऑब्जर्व्ड molecular weight of mixture, observed molecular weight of mixture, observed molecular weight of mixture। मतलब बताइए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट है। अब एग्जैक्टली कैसे लाते हैं ये सब मोल कंसेप्ट की चीज है, लेकिन हमें यहाँ डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो बता, अब मैं दूसरे क्वेश्चन ही बोल लूं, तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर पता हो तो बता उसका हाफ कर दो, तो फिर बताओ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर भी तो आ जाएगी ना उससे, क्योंकि बताइए DO क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब तुम्हें अगर MO पता है
तो बता उसका हाफ कर दोगे तो फिर वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर भी आ जाएगी ना। तो ये सेकंड में बोर्ड पर देख लें, सेकंड में बता dt की जगह mt/2 रख सकते हो, do की जगह mo/2, तो बता अपॉन mo/2, 2 एलसीएम लेकर 2 कट जाएगा, थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा उसी से। ये समझ में आया? तो याद रखना इजी है, ये दो याद है तो ये अपने आप याद हो गया। अब क्वेश्चन लिख लें जिससे क्लियर हो जाएगा इन सबको अप्लाई कैसे करना है। लिख लें, इन द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, in the dissociation of PCl5, vapor density at equilibrium is 80, is 80. Find its percentage dissociation. Find its percentage dissociation. अब इसमें एक चीज सुनना, अभी तो मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट बता रहा हूं PCl5 का, अदरवाइज तुम्हें लाना पड़ेगा वो क्वेश्चन में। तो लिख लें अभी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 208, सॉरी करेक्ट, molecular weight of PCl5 is 208. अच्छा तो यहां पर अभी ये क्वेश्चन हमें सबको पता है, वेपर डेंसिटी और अल्फा का ही क्वेश्चन हुआ ना ये। अब बता, वेपर डेंसिटी और अल्फा का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज में पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी दी है, तो बताइए कैपिटल डी या स्मॉल डी। बता, एट इक्विलिब्रियम तो स्मॉल डी, मतलब बता तुम्हें स्मॉल डी क्वेश्चन में गिवन है, परसेंटेज अल्फा लाना है, मतलब अल्फा ही लाना है। तो तुम्हें तो बस बोलो, जब भी वेपर डेंसिटी अल्फा का क्वेश्चन हो तुम तो बता सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, n1 अपॉन डेल्टा n इन ब्रैकेट कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी, यही लिखोगे। अब बता, यहां पर तुम्हें n1 की वैल्यू पता है, डेल्टा n तुम ला सकते हो, स्मॉल डी उसने खुद ने दे दी, लेकिन बता कैपिटल डी तुम्हें हमने बोला कभी नहीं देगा वो, और तुम लाओगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट का हाफ करके। तो बता यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 208/2, मतलब बता वैल्यू कितनी हो गई, 104, यही होगी ना। तो बता 104 हो गई, और ये वैल्यू यहां पुट कर दोगे, n1 वैल्यू 1, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट डेल्टा n की वैल्यू 1, कैपिटल डी 104 माइनस 80 अपॉन 80, सॉल्व करोगे 24/80 3/10 मतलब 0.3, और 0.3 इंटू 100 कर दोगे तो बता कितना हो गया, 30%। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन, कर लेंगे यूज इनको। एक और क्वेश्चन लिख लो, find the ratio of observed to the theoretical vapor density, observed to the theoretical vapor density in if लिखना, if 50% if 50% dissociation of N2O4
50% dissociation of N2O4 takes place. 50% dissociation of N2O4 takes place. और एक ये N2O4 के डिसोसिएशन की इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, ये बहुत कॉमन है, अभी तो लिख दी मैंने, बट एग्जाम में तुम्हें यूज करनी पड़ेगी. N2O4 gives 2NO2. मतलब क्वेश्चन तो छोटे छोटे सोने. अच्छा, तो इसमें तुमसे पूछा क्या है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी या स्मॉल डी बाई कैपिटल डी? बोलो. अब ये तुम्हें ध्यान से पढ़ना, मतलब लैंग्वेज में पढ़ो. ऑब्जर्व्ड टू द थियोरिटिकल वेपर डेंसिटी, मतलब बता स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. अब जल्दी कैसे करोगे ये तुम्हारे ऊपर है. अब बता अल्फा इक्वल्स टू N1 अपॉन डेल्टा एन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी. अच्छा था, ये स्मॉल डी जो है ये इन दोनों का एलसीएम ही तो है ना, तो बता हम अलग से क्यों लाए दोनों की वैल्यू? यहीं पर इनको रेशियो की फॉर्म में भी तो लिख सकते हो, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस 1. ये भी तो लिख सकते हो ना, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस 1. और अब यहां पर बता तुम्हें अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50%, मतलब 0.5 डायरेक्ट लिखो. N1 की वैल्यू 1, डेल्टा N भी 1, तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस 1. अच्छा, ये माइनस 1 इस साइड आकर क्या हो जाएगा? कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल्स टू 1.5. या बताओ कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कितना हो गया? 2/3, क्योंकि ये 3/2 है ना, तो 2:3 आंसर. तो बता कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसा कर लोगे. बस मैं बोल रहा हूं कैपिटल डी स्मॉल डी वो लैंग्वेज से तुम्हें पढ़ना है ध्यान से. तो बता रूम टेम्परेचर के अलावा किसी भी टेम्परेचर पर वेपर डेंसिटी दी, उससे हाई टेम्परेचर पर, तो वो बता हमेशा स्मॉल डी होगी वो. तो ये मीनिंग क्लियर सबको, ये कर लोगे. अब लास्ट टॉपिक इसका, ये सुन ले यार, ये छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन बोलो टॉपिक पढ़ाने के पहले. बोर्ड पर देख ले. जैसे ये रिएक्शन लिखेगा PCl5 gives PCl3 plus Cl2, या ये लिख दे N2O4 gives 2NO2. मतलब कोई भी रिएक्शन लिख दे, चाहे उसके लिए डेल्टा Ng 0 हो या डेल्टा Ng पॉजिटिव हो या डेल्टा Ng नेगेटिव हो, तो हमें वो पूछेगा अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने पर. जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं तो मैं बोल देगा इस रिएक्शन में वॉल्यूम ऑफ वेसल 10 टाइम्स करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितने टाइम्स हो जाएगा, या प्रेशर को डबल करने पर अल्फा कितने टाइम्स हो जाएगा. मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा हूं. थियोरेटिकली तो हम पढ़ चुके अल्फा पर प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट ली-शैटलेस प्रिंसिपल में, लेकिन थियोरेटिकली पढ़ा वो, उसको न्यूमेरिकली यूज करवाएगा. तो लिख ले हेडिंग, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड वॉल्यूम V और प्रेशर P. वॉल्यूम V और प्रेशर P. वॉल्यूम V और प्रेशर P. अब इसमें कैसे, ये जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, जो हम न्यूमेरिकल कर चुके केसी केपी के वही है. बस इसके हम आगे से पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, एक बार बस मैं एक्चुअल मेथड बता रहा हूं, बाकी आगे से हम इनको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जो मैं लिखाऊंगा आगे. लेकिन पहले समझना, तो बोर्ड पर देख लें जो हमने थ्योरी में न्यूमेरिकल में करा वही चीज बोर्ड पर देख लें. जैसे ये डिसोसिएशन ऑफ PCl5 हमने अज्यूम कर लिए, सपोज इनिशियली रिएक्टेंट PCl5 के 1 मोल हमने लिए, तो बता इनिशियली PCl3Cl2 के 0 होंगे, लेकिन वही हमेशा की तरह एट इक्विलिब्रियम x की टर्म में लिखोगे तो 1 माइनस x मोल x मोल हो जाएंगे ना. तो लेकिन बता हमें तो अल्फा के साथ रिलेशन लाना है, मतलब हमें क्वेश्चन में यहाँ अल्फा गिवन होगा ना, तो बता इस x को अल्फा की टर्म में लिखना पड़ेगा. और हमने पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होती है? डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, और इनिशियल मोल 1 है अल्फा. तो बता यहाँ अल्फा और x डिफरेंट या सेम? तो बता मैं x की जगह अल्फा रख दूं ना यहाँ पर, तो 1 माइनस अल्फा मोल और अल्फा मोल हो गए. अब लेकिन बता तुम्हें अल्फा और
V का रिलेशन लाना हो, अगर V का रिलेशन, तो बता V तो हम कंसंट्रेशन में यूज करते हैं ना, और कंसंट्रेशन केपी में यूज करते हो, केसी में, केसी में यूज करते हो। तो पहली चीज मैं यहां कंसंट्रेशन लाऊंगा इन सब की, और क्यों ला रहा हूं वो समझ में आया, बिकॉज हमें अल्फा और वी का रिलेशन लाना है। तो एन बाई वी करूं तो बता वॉल्यूम ऑफ वेसल वी मान लूं, तो ये कंसंट्रेशन हो गई ना इनकी, अल्फा बाई वी 1 माइनस अल्फा बाई वी। इसी तरह से केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो बता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम पर ही है कंसंट्रेशन, तो बता पुट कर दूं तो अल्फा बाई वी ही होगी अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई वी, वी से वी एक कट गया, तो बता क्या एक्सप्रेशन आ गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अब जब ये शॉर्ट ट्रिक हम यूज करते हैं या इसका क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, तो वो हमेशा एक अजम्पशन लेता है कि इफ अल्फा इज मच लेसर देन द यूनिटी, मतलब 1 से बहुत कम, मान लो 0.01, तो बता 1 में से 0.01 माइनस करूं तो 0.99, लेकिन कैलकुलेशन के लिए बता 0.99 को 1 मान सकते हो ना, तो बता क्या लिख सकते हो, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लू, तो बता यहां से क्या रह गया, केसी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई वी, या अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू केसी इंटू वी, या रूट केसी इंटू वी भी बोल सकते हैं अल्फा। तो अच्छा बता, टेम्परेचर के लिए हमने अभी तक कुछ नहीं बोला, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो बता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बोल सकते हो ना, मतलब वी पावर हाफ बोल सकता हूं, बोलो। तो बता अल्फा, अब बता वॉल्यूम चेंज करूंगा तो अल्फा पर इफेक्ट आएगा ना, तो न्यूमेरिकली। अब लेके बता ये तो अभी एक रिएक्शन के लिए अल्फा और वी का रिलेशन आया, बट अगर अभी तो ये डेल्टा एन जी पॉजिटिव था, 1 है ना प्लस का, लेकिन नेगेटिव हुआ तो रिलेशन बदल सकता है, डेल्टा एन जी 0 रिएक्शन हुई तो रिलेशन बदल सकता है। मतलब बता हर बार मेथड से करना है मुझे, तो ये इतना लेंदी क्वेश्चन, तो बता बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आगे से हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, लेकिन पहले मीनिंग पता हो कि क्यों नहीं करना मेथड से। अब लेकिन सुन ले, लिखने की कोई जरूरत नहीं, मॉड्यूल में लिखा होगा, लिखना कुछ नहीं है, बस समझना, और वैसे भी बताइए रटने की जरूरत है, जो हम न्यूमेरिकल जैसे कर रहे थे, बस ये वेरिएबल की फॉर्म में तो लिखा ना, मतलब वहां तुम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देते थे वी और अल्फा की, यहाँ अल्फा और वी की टर्म में वेरिएबल की फॉर्म में तो ला रहे हो, तो है तो वही क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाली, लेकिन इसकी जगह अगर बता ये तो अल्फा और वी का रिलेशन आया, लेकिन अल्फा और पी का रिलेशन लाना हो, तो ये पी यहां है टोटल प्रेशर, और ये तो बता केपी में आता है, और इसी के लिए अगर मुझे केपी लाना है तो हमने हमेशा बता मोल जब गिवन होते थे तो के एक्स इंटू पी टोटल रेस टू द पावर डेल्टा एन जी करा ना यूज, बोलो, के एक्स इंटू पी टोटल रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। अब यहां पर केपी जब लाना है तो पी टोटल तो हमें पता है पी प्रेशर, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन लाना पड़ेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो मुझे बता दो मोल फ्रैक्शन लाने में क्या कंसंट्रेशन काम आएगी या टोटल मोल, क्योंकि इंडिविजुअल मोल तो सबके पता है हमें, तो बता टोटल मोल इन सबका सम करके लाओगे ना, और बता इन सबका सम करोगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो बता 1 प्लस अल्फा मोल्स आए ना टोटल मोल, तो बता इसी से यहां यूज करोगे हर चीज, अब इसकी जरूरत ही नहीं थी अभी में, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट PCl3, तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, जो पी है रेस टू द पावर डेल्टा एन जी जो 1 है। अब ये डिवाइड करोगे, एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल, ये 1 प्लस अल्फा अपॉन में आएगा, तो अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अच्छा बता यहां पर देखो, अभी हमने अजम्पशन में अल्फा को 1 से कम माना ना बहुत, और बता जब अल्फा ही 1 से बहुत कम है तो अल्फा स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना,
तो बता इसको भी 1 के इक्वल मान ले, मतलब इसको छोड़ो तो क्या रह गया, Kp इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर पी, या अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Kp बाई पी, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, Kp तो डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, वो हम चेंज कर नहीं रहे, तो बता रूट पी के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बता मैं तुम्हें वॉल्यूम या प्रेशर चेंज करूं तो अल्फा का आंसर ला सकते हो, तो यही था हमारा टॉपिक का नहीं, लेकिन बता ये समझ में पहले। अब बट ये तो अभी, और ये प्रेशर वाला हम डायरेक्ट भी बता सकते थे इसी से, क्योंकि बता वॉल्यूम और प्रेशर तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो ये इनवर्सली ही आना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट। अब लेकिन ये तो हमने पूरा सॉल्व करके बताया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इनको यूज करना है तो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो वो लिख लो बस डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, अल्फा और वी का रिलेशन या अल्फा एंड पी का रिलेशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रोपोर्शनल टू वी, और ये बहुतों को याद भी होगी, रेज टू द पावर डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, गैसियस प्रोडक्ट्स। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक में जो पावर है वो ध्यान रखना, बता उसमें शॉर्ट ट्रिक में ओनली गैसेस के कोएफिशिएंट ही काम आएंगे, द डेल्टा एन जी लिखा है और सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स लिखा है, मतलब हर चीज गैसेस की, मतलब सॉलिड लिक्विड के कोएफिशिएंट यूज नहीं करने शॉर्ट ट्रिक में भी। अब ये शॉर्ट ट्रिक तो याद करनी है, वो याद कर लो, नहीं तो इतना सारा करना पड़ेगा, और ये हर बार अलग अलग क्वेश्चन में अलग आएगा, जबकि उससे हम डायरेक्ट ले आएंगे अल्फा प्रोपोर्शनल टू v रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। अच्छा जब v के प्रोपोर्शनल है तो ये शॉर्ट ट्रिक में v p क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बता v की जगह p लिखा है 1 बाई p लिखा, 1 बाई p रेज टू द पावर, सेम वही पावर, पावर तो वही रहती है, डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। और जो अभी हमने इतना सारा सॉल्व करके लाए, इसको हम डायरेक्ट इस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे, मतलब डेल्टा PCl5 के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू लाओगे तो बता 2 माइनस 1 1 हुई ना, सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 2, तो बता डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मतलब आगे से डायरेक्ट लिखे ना, चाहे डेल्टा एन जी की वैल्यू कुछ भी हो, अभी डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स v पावर हाफ भैया है। अब डेल्टा एन जी नेगेटिव हो जाती तो भी उसको यूज करके ले आते, या जीरो होती तो भी ले आते हम, और वैसे भी डेल्टा एन जी जीरो रिएक्शंस पर ली शैटले में पढ़ा हमने, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट होता है क्या, वही चीज ये भी प्रूव कर रहा है, मतलब डेल्टा एन जी जीरो हुई तो v की पावर कुछ आएगी क्या, मतलब v की पावर जीरो का मतलब तो 1, मतलब अल्फा डिपेंड ही नहीं कर रहा उस पर, इन दोनों की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, डेल्टा एन जी तो पता वो इंडिपेंडेंट हो जाता है वहां पर भी, यहाँ भी वही इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन लिख ले जिससे क्लियर हो जाएगा इसको अप्लाई कैसे करना है। लिख लें, in the reaction बोर्ड पर लिख लें, 2NH3 gives N2 plus 3H2, 2NH3 gives N2 plus 3H2, 2NH3 gives N2 plus 3H2, if volume of vessel is doubled, then
its degree of dissociation, then its degree of dissociation becomes, then its degree of dissociation becomes. ऑप्शंस लिख लें बोर्ड पर से, ऑप्शंस लिख लें, 2 times 4 times root 2 times 8 times, 2 times 4 times root 2 times 8 times. और इसकी लैंग्वेज पढ़ना, अभी तो मैं साथ में फिर बोल रहा हूँ, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने लास्ट में बताया आज, इनको बस याद आ जाए, हमने पढ़ लिए। अब बता, इसने लैंग्वेज में पढ़ो, जो हेडिंग है वही लिखी है, रिलेशन बिटवीन अल्फा और रूट वी या प्रेशर। तो बता वी और प्रेशर के लिए, लेकिन बता अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, तो लाने के लिए, अच्छा 2NH3 gives N2 plus 3H2, तो अल्फा और V का रिलेशन लाना है ना। अच्छा डेल्टा Ng लाओगे तो कितना आएगा, 4 - 2, 2 ही आएगा अपॉन गैसियस कोफिशिएंट से प्रोडक्ट्स के, तो कितना हो गया 2/4, और 2/4 का मतलब क्या हो गया बता, 1/2 मतलब हाफ हो गई ना पावर, और पावर हाफ का मीनिंग क्या बताओ, रूट वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी ज्यादा। अब बता उसने तुम्हें क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड, तो बता यहां वी की जगह वी रखोगे या 2 टाइम्स रखोगे, लेकिन बता अल्फा डबल होगा या रूट 2 टाइम्स होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया थर्ड। या बता ओनली प्रेशर का बोलता तो प्रेशर का भी यूज कर सकते थे, तो मीनिंग क्लियर सबको ये, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। अच्छा लेकिन एक चीज सुनना, इसको यूज करना मैं दूसरा, अच्छा मॉड्यूल के लिए बोला था लाने के लिए, जब पहले एक्सरसाइज थर्ड का देखो क्वेश्चन नंबर 1, वो मैं मेथड से करूंगा तो ऐसे करना पड़ेगा, जो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज थर्ड का, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो उसको पहले ध्यान से, जो अभी मैंने लास्ट में बताया उसकी वजह, उसके जैसा क्वेश्चन, उसका यूज एक और, वो क्वेश्चन से बता रहा हूं मैं, पढ़ो। उसमें देखो लिखा है कि रिएक्शन लिखकर, या रिएक्शन उसने तुमसे पूछा है कि 4 रिएक्शंस ऑप्शंस में लिखी है, और पूछा है Kp इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, किसके लिए करेक्ट है। अब मुझे मेथड से करना होगा, तो मुझे बता मेथड से करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, मतलब मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, एक एक ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी रिएक्शन कि किसके लिए केपी का एक्सप्रेशन वो आएगा जो क्वेश्चन ने दिया है। तो बता मेथड से करना है तो ये क्वेश्चन, और ये तो अच्छा है अभी हिट एंड ट्रायल मेथड में आंसर फर्स्ट ही है, वरना अगर सेकंड थर्ड फोर्थ होता आंसर तो एक एक ऑप्शन चेक करने में बहुत टाइम लग जाता। तो फिर अजम्पशन लेकर कर लो, जो हमने बोला अल्फा की वैल्यू 1 से कम मान लो, वो मानना पड़ेगा तभी शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। और बता अज्यूम कर लोगे तो बता जो तुम्हारा आंसर है, या जनरल चीज बोल रहा हूं, उसने बता केपी का जो एक्सप्रेशन दिया है वो 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर दिया ना। अगर मैं अल्फा को 1 से कम मान लूं तो ये 4 अल्फा स्क्वायर पी रह जाएगा ना, केपी इक्वल्स टू, बोलो। और यहां से बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू केपी बाई 4p लिख सकता हूं, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट भी आ जाएगा। अच्छा बता अल्फा और p का रिलेशन डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट p, मतलब पावर हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब बता, अब ये ढूंढ लो ना चारों में से किसके लिए आएगा रिलेशन, वो चेक करना ज्यादा इजी है, ये पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो बता अब ये चेक करो, जो आंसर है उसी के लिए चेक कर ले हम। तो जो आंसर है बता वो क्या है, N2O4 gives 2NO2, इसके लिए चेक करूं मैं। तो बता अल्फा, जो शॉर्ट ट्रिक हमने अभी पढ़ी 1/p पावर डेल्टा एनजी, बीच में बोलो पावर डेल्टा एनजी, तो बता 2 - 1 1 अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 2, ये रिलेशन आ गया। बाकी किसी के लिए नहीं आएगा, बाकी किसी के लिए रिलेशन नहीं आएगा। तो ये क्लियर सबको। अब यही तुम्हें शॉर्ट ट्रिक ध्यान हो, इसी का दूसरा क्वेश्चन मेथड से करूंगा फिर बहुत लेंदी, क्वेश्चन नंबर 44 इसी एक्सरसाइज का।
इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 44। अब उसमें तो पढ़ो, वहां तो लिखकर भी दिया assumption, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x इज मच लेसर देन द यूनिटी। तो बता, वहां तो वो खुद बोल रहा है कि assumption कर लेना, लेकिन कब वो assumption काम आएगा? जब मैथड से करूंगा। मतलब ये वाला फिर PCL5 का जो हमने इतना सारा करा, और वहां तो फिर वेरिएबल की फॉर्म में ही पूछा है। मतलब जो हमने ये करा अल्फा और पी, ये वाला सॉल्व करो, तो बता बहुत लेंदी हो जाएगा फिर से। तो उससे अच्छा अल्फा का और पी का रिलेशन चेक कर लो ना, वहां तो रिएक्शन लिख कर दिए ना, 2AB2 gives 2AB plus B2। तो बता उस रिएक्शन में जो लिख कर दिए 44th क्वेश्चन में, 2AB2 gives 2AB plus B2, इसी तरह की है ना। अब बताओ अल्फा और पी का रिलेशन लाओ, बताओ डेल्टा एनजी कितना है? 1 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं? 3। बता, एक ही ऑप्शन इसमें पावर 1/3 पी। तो बता, तुम्हें याद है, इसको यूज करना आता है तो टाइम बचेगा, वरना लेंदी क्वेश्चन। मेथड भी बताया मैंने, मेथड भी है जो हमने भी करा, बता वो लेंदी हो जाएगा लेकिन फिर बहुत अच्छा। एक्सरसाइज 1 में जो डाउट, एक दो क्वेश्चन देख ले, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में तीनों एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले देख लें एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 39। ये नहीं कि उसमें डाउट है, बस उसमें जो कंफ्यूजन है या जिनका नहीं हुआ ऑप्शन देख लेते तो जल्दी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 39 उसमें पढ़ो, तुम्हें बोला है क्वेश्चन नंबर 39 में एक्सरसाइज 1 का उसमें पढ़ो, तुम्हें बोला है 1 मोल X2 इन 1 लीटर फ्लास्क है। 1 मोल X2 इन 1 लीटर फ्लास्क है। और क्या बोला दूसरा? 2 मोल Y2 इन 2 लीटर फ्लास्क है। अब बोला है इन दोनों की रिएक्शन होती है। तो पहली चीज तो मुझे बताओ, ये 1 मोल X2 अलग से फ्लास्क में है ना, 2 मोल Y2 इन 2 लीटर फ्लास्क अलग से है, लेकिन बता इन दोनों की जब रिएक्शन करवाओगे तो इनको सेम फ्लास्क में मिक्स करना पड़ेगा ना। लेकिन बता उसने यहां पर इनका जो ये इनिशियल वॉल्यूम दिया दोनों का अलग अलग, वो क्यों दिया? कि उसने तुम्हें बताया इनडायरेक्टली कि इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, और इन दोनों को मिक्स करा। और मिक्स करने का मतलब पार्टीशन हटा दिया। तो बताइए, अलग से पार्टीशन में 1 मोल इन 1 लीटर था, ये 2 मोल इन 2 लीटर था। तो बता अब कितना हो गया टोटल वॉल्यूम? 3 लीटर। मतलब बता अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना यूज करना था तुमने? 3 लीटर। मतलब एक तरह से तुम्हें क्या करा, 3 लीटर फ्लास्क में तुमने रिएक्शन करवाई। लेकिन बता मोल तो X2 के 1 ही रहेंगे, Y2 के 2 ही रहेंगे तो इनिशियली। लेकिन अब ऑप्शन पढ़ लेते तो तुम्हें समझ में आता कि उसने मोल की टर्म में आंसर नहीं दिया, कंसंट्रेशन की टर्म में दिया है। बता, ये 1 मोल है, इसके 2 मोल है, लेकिन इनिशियली XY के मोल 0, बट उसने मोल की टर्म में बोला ही नहीं, कंसंट्रेशन की टर्म में बोला है। तो बता यही डिवाइड कर दो ना वॉल्यूम से, क्यों लेंदी करूं मैं क्वेश्चन? मतलब 1 मोल बाई वॉल्यूम, 2 मोल बाई वॉल्यूम तो 1/3m, 2/3m 0। देन एट इक्विलिब्रियम x की टर्म में लिखोगे तो 1/3 माइनस x, 2/3 माइनस x, और ये क्या लिखोगे 2x। लेकिन ये 2x मोल या कंसंट्रेशन? क्योंकि जब ये इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये भी कंसंट्रेशन। अब ये क्यों लिखा, पढ़ो एट इक्विलिब्रियम। तो मैं XY के मोल दिए, कंसंट्रेशन दी है। तो बता वो 2x की वैल्यू हुई ना कंसंट्रेशन। आगे तो सॉल्व भी नहीं करवाया उसने। तो ये क्लियर है। तो बोला तीनों एक्सरसाइज करके ले आओगे, कर ली वैसे अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की उनको बोल रहा हूं करके ले आओगे। और टेस्ट का सिलेबस बता दिया था तुम लोगों को, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर हम।